हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस राठौर क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल राठौर। आज आप लोगों को हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, जहां से कि कल मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ाया था, तो वहां पर उसमें वो हमारा क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट सेकेंड की। एलिमिनेशन रिएक्शन पार्ट सेकेंड। चूंकि पार्ट फर्स्ट में अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए थे और आज फिर से थोड़ा सा उसको रिन्यूअल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके पहले आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। तो हम चलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले के लेक्चर में पढ़ाया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या है, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की थी कब, जब किसी के पास केवल एक बीटा कार्बन हो। आज हम बात करेंगे कि अगर मोर देन वन बीटा कार्बन है तो वहां पर हम किस प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो जैसे कि थोड़ा सा जो मैंने कल बात किया था, मैंने कहा था कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा वो किस कार्बन पे प्रेजेंट होगा, अल्फा कार्बन पे, और जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा वो किस कार्बन पे प्रेजेंट होगा, बीटा कार्बन पर। यानी अल्फा कार्बन से कोई भी हमारा हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा या कोई भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, कोई भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। इसमें प्रेजेंस क्या था, एल्कोहलिक KOH था, एल्कोहलिक KOH। और बनता क्या था, हमारा एज ए एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट बनता था, और क्या निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो किस प्रकार से निकलता था, ये वाला बॉन्ड रिमूव करेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, और जैसे कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी यहाँ से Cl- H+ Cl- रिमूव करके HCl गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट ऐसा तो मैंने अपने पिछले के लेक्चर में बताया था, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगर किसी भी ऐसा कोई भी हमारा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल हो जिसमें मोर देन वन बीटा कार्बन हो, तो अगर मोर देन वन बीटा कार्बन है तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप किस बीटा कार्बन से निकलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप यानी H+ किस बीटा कार्बन से निकलेगा, हमको ये बताना है। और जिस भी मॉलिक्यूल में, एक पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा, जिस भी बीटा कार्बन पर अगर कई बीटा कार्बन है, मोर देन वन बीटा कार्बन है, तो जितने नंबर ऑफ बीटा कार्बन रहेंगे उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बट अब जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड में दो बीटा कार्बन है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम बात करें कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। अब यहाँ से क्या देखा गया कि मोर देन वन बीटा कार्बन है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ बीटा कार्बन होंगे उतने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे दो बीटा कार्बन है ना, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, बट वहां पर कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये डिसाइड करेगा सेट-जेफ रूल। अब सेट-जेफ रूल होता क्या है, तो सेट-जेफ रूल सबसे पहले वहीं पर अप्लाई होता है। माय पॉइंट इज नोटेड कि सेट-जेफ रूल हमारा वहीं पर फॉलो होगा जहां पर मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट होंगे, वहीं पे हमारा सेट-जेफ रूल फॉलो करेगा। अब सेट-जेफ रूल होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेट-जेफ रूल होता क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसकी अपक्रिया को दो प्रोडक्ट बनाएंगे और उसमें बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। जनरली
जनरली अगर हम शेरज़ाफ रूल फॉलो करवाते हैं तो जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो हम प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है। कैसे होता है हम बात करते हैं, ठीक। तो हम बात करेंगे शेरज़ाफ रूल की। शेरज़ाफ रूल according to Sherzhaft rule, according to Sherzhaft rule, during beta elimination, when there are two OR more than two beta carbon different type of beta carbon, more than two different type of beta carbon are present. Different type of beta carbon are present. Then hydrogen will be moved to that beta carbon which have less number of hydrogen, इस शेरज़ाफ रूल में बताया क्या गया है कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास दो अथवा दो से अधिक बीटा कार्बन है तो अकॉर्डिंग टू शेरज़ाफ रूल कि उस बीटा कार्बन से जो हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा उस बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। और thus more substituted alkene is major product। मतलब कि वहां पर जो दो बीटा कार्बन है तो दो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बट दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। बट उसमें से हमारा वही एल्कीन मेजर होगा जिसके पास मोर देन सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब हाइड्रोजन को हटा करके जितने ज्यादा एल्कीन ग्रुप रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतने ही ज्यादा होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर शेरज़ाफ रूल के स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, बात करेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा स्टेबल होता है ना। स्टेबिलिटी ऑफ substituted alkene, the stability of substituted alkene can be explained on the basis of hyperconjugation। मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन टू और मोर देन टू जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा नोट पॉइंट है। द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने अपने पिछले के लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन बताए थे क्या होता है।
आप लोग वहाँ से भी एक बार टू दी पॉइंट पढ़ते जाइएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो हम फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल CH3 CH3H CCl H CH3। अब ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम पहले देखेंगे कि कितने बीटा कार्बन है। मैंने बोला था क्या कि जब 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन होंगे तभी हम सेट रूल का फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है, कैसे डिफाइन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है। इसका मतलब अब यहाँ पर 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब जब 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो इसका मतलब सर्जन रूल फॉलो करेगा। अब सर्जन रूल बोलता क्या है, सर्जन रूल ये कहता है कि जब किसी भी कार्बन से, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं, जिसको हमने बोला क्या है 2 बीटा कार्बन, ठीक है ना। अगर 2 बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, बट कहाँ से निकलेगा, जहाँ से हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो कैसा प्रोजेक्ट होगा, सिनर्जिक प्रोडक्ट होगा, और जब सिनर्जिक प्रोडक्ट होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। तो अब बात करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, तो सबसे पहले हम ए पे देखते हैं, फिर बी पे देखेंगे क्या होता है। ठीक, देखिए ये जो होता है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होता है, एल्कोहलिक KOH देन इट, दोनों को करेंगे 2 प्रोडक्ट दिखेगा, हमको कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। पहले हम ए पाथ देखेंगे। जैसे ही मैंने बोला था कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से निकलेगा। तो देखिए अल्फा कार्बन से निकल रहा है, और जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा वो किस कार्बन से निकलेगा, बीटा कार्बन से। बीटा यहाँ भी है, बीटा यहाँ भी है, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, ठीक, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये वाला क्या है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर H+ निकल जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और जैसे किसी भी कंपाउंड की नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड शो करता है तो वो अनस्टेबलाइज होता है। उस अनस्टेबलाइजेशन से बचने के लिए वो अपने नॉर्मल वैलेंसी में आना चाहेगा। तो ये कब आएगा, जैसे ये वाला बॉन्ड धर जाएगा ये यहाँ से Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा, तो HCl निकल जाएगा, है ना। बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H C H2 CH3 बन गया ना। और दूसरा, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेट प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो ऐसे को लिख देंगे क्या, सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट। और सेट प्रोडक्ट है तो कौन सा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब सेकेंड वाले को देखते हैं। अगर हम बी पाथ को लें, बी पाथ को, तो ये वाला बॉन्ड मूव करेगा, ठीक, यहां से H+ निकलेगा, ये Cl- यहां से निकल जाएगा, तब भी HCl ही निकलेगा, और बनेगा क्या, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेट प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर वो मेजर है तो क्या होगा, माइनर होगा, माइनर, इसका मतलब ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये मोर स्टेबल। मैंने एक चीज और बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर देखते हैं, जहां पर एल्कीन है, देखिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यहाँ पर जो एल्कीन है उससे केवल कितना सब्स्टिट्यूशन है, केवल एक ही तो है, एक, और एक ये वाला है, 2, है ना।
दो ही तो सब्स्टिट्यूशन है, बट यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट्स। तो ऐसे अब जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री जो होता है ना, वो प्रैक्टिस में मेक परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आएगा नहीं। सब लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, बट आई डोंट नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। किस किस रिएक्शन में, मतलब कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को देते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। अगर इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम नॉर्मली बात करें तो जैसे हमारा क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर कभी भी कोई भी रिएक्शन ऐसा पूछे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सेकेंड, डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक, ऐसे कई एग्जांपल हैं जहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स फर्स्ट की, डिहाइड्रेशन होता क्या है। ठीक, देखिए डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी निकालना। हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O, वाटर, यानी वाटर का रिमूवल। डी मतलब होता है क्या, रिमूवल, यानी निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रेशन मतलब वाटर यानी पानी। जैसे ही वाटर निकलेगा वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब किससे निकलेगा, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से निकलेगा। अब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो क्या सकता है, देखिए जैसे कोई हमारा सबस्ट्रेट है, देखिए कैसे बनेगा। जब भी कभी भी जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलना है तो आप रटिए मत, आप सबस्ट्रेट को देखिए और आप पूरे डिहाइड्रेशन रिएक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट आर नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, तो अब कैसे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, अगर हम ये वाले बॉन्ड की तरफ मूव कर दें, क्योंकि मैंने बोला था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा वो किस कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे। जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा वो किस कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, बीटा कार्बन पर। ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कौन सा निकलेगा। ठीक, तो अब जैसे ये वाला बॉन्ड निकलेगा, यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, यहाँ से OH- निकल जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर H2O के स्थान पे हम हाइड्रोजन कर दें, हाइड्रोजन कर देंगे, एल्किल हैलाइड है ये, पहले अल्कोहल था अब एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। अब की बार क्या हो जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। अब की बार क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहलाएगी। अब की बार से यहाँ पर HX निकल जाएगी। ठीक, तो आज यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर शेयर करिएगा, जिससे
इस लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और क्यों ना कुछ पढ़ाई ही कर लें, ऐसा मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, बेहतर होगा। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।